स्टार्ट कैसे किया है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है ना, हम ह्यूमन एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो इस ह्यूमन एक्टिविटी से बहुत ज्यादा प्लेनेटरी प्रेशर आ रहा है। मतलब हमारे प्लेनेट पे, खास करके अर्थ पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। उसी पे आर्टिकल लिखा हुआ है कि हमारा जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उससे हमारे प्लेनेट जो है अर्थ है उस पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो अर्थ का है वो डिसरप्ट हो रहा है। और लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम यदि डिसरप्ट होगा तो आपको भी पता है कि क्लाइमेट चेंजिंग जैसी चीजें आएंगी। और कोविड को जो आप झेल रहे हैं 2 साल से, ये कहीं ना कहीं लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम का डिसरप्ट होने का ही नतीजा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंजिंग दिख रहा है और एक कोविड जैसी बीमारियां आपके सामने मौजूद हैं लास्ट 2 ईयर से। अब इसमें राइटर ये बताते हैं कि हर साल यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक अपना इंडेक्स निकालता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस बार इसने एक नया कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस किया है और इस कॉन्सेप्ट का नाम है प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसी को समझने वाली बात है, इसको समझिएगा ध्यान से। देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है वो मैं पहले बता देता हूं। और यूएनडीपी ने ये नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको ये किस बला का नाम है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर लेते हैं, जिसमें 3 पैरामीटर लिया जाता था। जिसमें पहला पैरामीटर था लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, दूसरा था जो आपका वो एवरेज एजुकेशन लेवल, और तीसरा था जीएनपी। जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, या यूं कहें और सिंपल लैंग्वेज में कहें तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करता था। मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 चीजों की बात करता था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एजुकेशन लेवल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें 2 नए कॉन्सेप्ट को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि पहले कितना कार्बन इमिशन करते थे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और कितना मटेरियल फुटप्रिंट हम यूज करते हैं इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। तो ये जो अभी नया जो कॉन्सेप्ट आया है जिसका नाम है प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें इन 2 चीजों को ऐड किया गया है। पहला ये है कि पर कैपिटा CO2 इमिशन कितना हो रहा है, और दूसरा पर कैपिटा मटेरियल फुटप्रिंट क्या है। अब इन दोनों को मैं थोड़ा बताते चलूं, फिर आगे मैं बताऊंगा कि पर कैपिटा CO2 इमिशन तो सब लोग आप समझ रहे हैं कि CO2 इमिशन कितना आपकी कंट्री में हो रहा है। हर एक कंट्री में अलग अलग CO2 का इमिशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आपकी कंट्री में कितना हो रहा है। और दूसरा कॉन्सेप्ट कह रहा है पर कैपिटा मटेरियल फुटप्रिंट। पर कैपिटा मटेरियल फुटप्रिंट का मतलब ये है कि पर कैपिटा कितने रिसोर्सेज आप यूटिलाइज कर रहे हैं, पर कैपिटा रिसोर्सेज जो है कितना एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है किसी कंट्री से, तो उसी को हम पर कैपिटा मटेरियल फुटप्रिंट कहते हैं। इन्हीं दोनों चीजों को ऐड कर दिया है इस बार, पर कैपिटा CO2 इमिशन एंड पर कैपिटा मटेरियल फुटप्रिंट, और तब जाके बन गया है प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब राइटर ये कहते हैं कि क्या ये नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने से, जिसका नाम है प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इससे कोई फर्क पड़ा है क्या रैंकिंग में अलग अलग कंट्री के? तो यस, जरूर फर्क पड़ा है। उसमें ये बताते हैं कि वर्ल्ड एवरेज स्कोर जो पहले नॉर्मल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो 3 पैरामीटर मैंने बताया था आपको, उसके हिसाब से निकाला जाए तो वर्ल्ड एवरेज स्कोर आता था 0.737। और अब जब से 2 और नए पैरामीटर्स को ऐड कर दिया है, जिसमें एक पर कैपिटा CO2 इमिशन है और दूसरा है पर कैपिटा मटेरियल फुटप्रिंट, इन दोनों को जब ऐड किया है तो इसका स्कोर कम हो गया है 0.683। पहले 0.73 से, वर्ल्ड एवरेज बता रहा हूं ध्यान रखिएगा, अभी कंट्री की बात नहीं किया हूं मैं। वर्ल्ड एवरेज पहले 0.737 था, अभी 0.683 हो गया है जब से इन दोनों पैरामीटर को ऐड किया गया है। इसी तरीके से कंट्री वाइज देखें तो स्विट्जरलैंड का पहले 0.953 स्कोर था, अभी जब दोनों को ऐड कर दिया गया है तो 0.825 है, लेकिन रैंकिंग में अभी भी स्विट्जरलैंड 1 पे ही है। इसके साथ साथ जर्मनी का -1 हो गया है, और मोंटेनेग्रो एक कंट्री है जिसका भी -1 हो गया है। और इसके साथ साथ लग्जमबर्ग एक कंट्री है जिसका बहुत स्कोर नीचे गया है, उसका 131 रैंकिंग नीचे गिर गया है। मतलब साफ है कि लग्जमबर्ग जो कंट्री है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा CO2 का इमिशन कर रही होगी, या यूं कहें कि नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रही होगी। इसी वजह से उसका रैंकिंग 131 तक नीचे चला गया है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया की भी रैंकिंग कम हुई है। इंडिया की पहले रैंकिंग थी सिंपल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 0.645,
और अभी जब इन दोनों पैरामीटर को ऐड कर दिया गया है तो इंडिया की रैंकिंग हो गई है 0.626। और इसके स्कोर, सॉरी रैंकिंग नहीं, स्कोर की बात कर रहा हूं, पहले 0.645 था और अभी 0.626 हो गया है। तो रैंक भी इसका काफी इंप्रूव हुआ है। पहले इंडिया की रैंकिंग थी HDI का 131, और अभी जब से दोनों पैरामीटर को ऐड कर दिया गया है तो रैंकिंग इसकी इंप्रूव हो गई है, 123 हो गई है। इसकी रैंकिंग इंप्रूव होने का बहुत सिंपल रीजन है कि इन दोनों पैरामीटर में, जिसमें पर कैपिटा CO2 इमिशन की बात कर रहे थे या मटेरियल फुटप्रिंट की बात कर रहे थे, इसमें इंडिया का जो रेशियो है ना, वो वर्ल्ड एवरेज से काफी कम है। कहा जाता है कि ओनली 2 टन जो कार्बन है वो हम इमिट करते हैं, और मटेरियल फुटप्रिंट की बात करें तो 4.6 टन ही हम सिर्फ इमिट करते हैं। जो 4.6 टन ही एक्सप्लॉइट करते हैं रिसोर्सेज, और इमिट करते हैं कार्बन 2 टन पर ईयर की बात की जा रही है। इसका मतलब कि इंडिया का वर्ल्ड एवरेज से काफी कम है, और इसी वजह से इंडिया की रैंकिंग अच्छी हुई है। इंडिया की रैंकिंग पहले 131 थी, अभी 123 हो गई है। राइटर ये बताते हैं कि इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है। खुश होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि देखो जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है ना, क्या क्या चैलेंजेस हैं वो राइटर बताते हैं इंडिया के साथ, कि जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमारी कंट्री में नहीं होता है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, सैंड माइनिंग बहुत इलीगल तरीके से किया जाता है। इसके साथ साथ जो रिवर्स हैं वो काफी, मतलब नदियां जो हैं वो सूख रही हैं। सर गवर्नमेंट उनके उनको मैनेज करने के लिए कोई भी करेक्टिव मेजर्स बहुत सॉलिड तरीके से नहीं ले रही है। इसके साथ साथ 27.9% जो पीपल हैं इंडिया में वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आते हैं। 27.9% जो पीपल हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आते हैं। हालांकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेशियो है। केरला में ये जो रेशियो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वो 1.10 है, वही बिहार में आप आ जाइए तो 52.50 है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कहा केरला में 1.10%, लेकिन बिहार में 52.50% मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। और केरला में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो बहुत अच्छा है, 0.775 है, लेकिन इन्वायरमेंटल फ्रंट पे बात करें तो केरला भी बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा राइटर बताते हैं। एक और बहुत अच्छी बात बताते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने ये बोला था कि पॉवर्टी एलिविएशन और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस ये ट्विन चैलेंजेस हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो हमको इन दोनों को एड्रेस करना पड़ेगा, इन दोनों को शॉर्ट आउट करना पड़ेगा, इन दोनों को करेक्ट करना पड़ेगा। मतलब पॉवर्टी एलिविएशन कहीं ना कहीं गरीबी को दूर करने की बात की गई थी, और इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, ये दोनों ट्विन चैलेंजेस की बात की थी 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में। लेकिन यदि आप देखें तो 50 साल हो गया है, आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। आज भी वैसे ही गरीबी है, आज भी वैसे ही इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं। तो इंदिरा गांधी ने उतने समय पहले बोला था, लेकिन आज भी हम इसको सॉलिड तरीके से इसको दूर नहीं कर पाए हैं। लास्ट में राइटर ये बताते हैं कि कुछ मूवमेंट हमने किया, चिपको मूवमेंट किया, या ये साइलेंट वैली मूवमेंट केरला में हुआ, तो ये किसी एक स्पेसिफिक एजेंडा पे था, लेकिन हमने कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड मूवमेंट नहीं किया। इससे पहले भी अभी जन लोकपाल बिल का मूवमेंट हुआ था अन्ना हजारे का, वो भी करप्शन को लेके था, लेकिन हम इन्वायरमेंट को लेके कोई मूवमेंट नहीं करते हैं। अभी 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाला है, राइटर बताते हैं, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये एजेंडा नहीं है कि हम इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करेंगे, जबकि सबको पता है कि इन्वायरमेंटल चैलेंजेस बहुत ज्यादा है हमारी कंट्री में। तो इसमें राइटर जनता को भी दोष देते हैं। वो कहते हैं कि लोग जब तक अवेयर नहीं होंगे, लोग जब तक अपने हिसाब से इनिशिएटिव नहीं लेंगे, जब तक गवर्नमेंट को फोर्स नहीं करेंगे, प्रेशर नहीं डालेंगे, तब तक गवर्नमेंट करेगी ही नहीं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जो 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहा है इंक्लूडिंग यूपी, तो यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वायरमेंट को क्लीन करना अपना मुद्दा रख दिया ना, तो लोग उसको वोट ही नहीं देंगे, क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। लोगों को इतना सीरियसनेस है ही नहीं इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए। लास्ट में राइटर वे फॉरवर्ड बताते हैं, उसमें यही कहते हैं कि देखो, इन्वायरमेंट और सोशल डेवलपमेंट ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक इन्वायरमेंट, सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं होगा, तब तक इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा। इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे गरीबी है, गरीबी बहुत होगी तो ऑब्वियसली लोग अपने लाइवलीहुड के लिए जंगलों पे डिपेंड रहेंगे, जानवरों को मारेंगे, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट इससे डिग्रेड होगा। तो इन्वायरमेंट और सोशल डेवलपमेंट आपस में जुड़े हुए हैं, इन दोनों को आइसोलेट नहीं किया जा सकता है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो सबसे पहले हमको सोशल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट
हो पाएगा। इसके साथ साथ इन्होंने बोला है कि लोकल कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करने की जरूरत है। इस पे हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया है कि जब तक कम्युनिटी लेवल पे पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। और लास्ट में कोलैबोरेशन की बात की है जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ आना चाहिए। इस पे भी हमने आर्टिकल डिस्कस किया है, जैसे एनजीओ हो गया, साइंटिस्ट हो गए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो गए, गवर्नमेंट हो गए, इन सबको एक साथ आके इस प्रॉब्लम को टैकल